हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें आपने सीएफ और पीआई निकालना सीखा। सीएफ के 4 मेथड और पीआई के 7 मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कोची यूलर इक्वेशन या कोची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका दूसरा नाम होता है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीएफ और पीआई के जो आपने मेथड पढ़े हैं उसी चैप्टर के सीएफ पीआई के मेथड यहाँ पर भी यूज होंगे। कैसे यूज होते हैं, चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बात करें यूनिट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है, जिसमें आपका इस चैप्टर का नाम है कोची यूलर इक्वेशन या कोची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। लास्ट चैप्टर था आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में, और यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ में होगा। तो लेक्चर के कंटेंट में वही कोची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये जानेंगे, उसकी पहचान करनी सीखेंगे। फिर आपको मैं वर्किंग रूल बताने वाला हूँ, ठीक है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कोची यूलर इक्वेशन। कोची यूलर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल क्या यूज किया जाता है वो बताऊंगा। फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी मैं कवर करूंगा। लास्ट में आपको एज यूजुअल होम असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो बात करते हैं हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या कोची यूलर इक्वेशन की, या फिर आप कह लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट की। वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ ये बनती है हमारी कोची यूलर इक्वेशन। कैसे बनती है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यदि इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखे जिसमें x की पावर n dn y अपॉन dx की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन dn माइनस वन y अपॉन dx की पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस ए एन वाई इक्वल में कोई क्यू एक्स होगा, एक्स का फंक्शन होगा। ठीक है, इक्वल में आपका कोई कैसा फंक्शन होगा? एक्स का फंक्शन होगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखी है यही आपकी कोची यूलर इक्वेशन कहलाती है, जिसको आप होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर जो a1 a2 an है ये सब कांस्टेंट है। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x है। और आपने ये देख लिया होगा कि डेरिवेटिव के साथ में x भी मल्टीप्लाई है, डेरिवेटिव के साथ में x भी मल्टीप्लाई है, डेरिवेटिव के साथ में x भी मल्टीप्लाई है। तो उसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये n ऑर्डर की है और वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ में है, क्योंकि यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है, खाली कांस्टेंट मल्टीप्लाई में नहीं है, साथ में x भी मल्टीप्लाई में है। तो ये आपका वेरिएबल कोफिशिएंट की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी nth ऑर्डर की, और इसी को हम कोची यूलर इक्वेशन कहते हैं। और इसको अगर हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें, चूंकि आप जानते हैं कि हम d अपॉन dx को कैपिटल D लिख सकते हैं। हम d अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं? हम कैपिटल D लिख सकते हैं। अगर d अपॉन dx को हम कैपिटल D लिख दे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी कि x की पावर n d की पावर n, ठीक है, प्लस a1 कांस्टेंट x की पावर n माइनस वन और d की पावर n माइनस वन, और प्लस डॉट 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 कहीं पे आएगा a n माइनस वन और x इंटू डी, और आगे आएगा आपका प्लस a n और y आ जाएगा कॉमन और इक्वल टू में क्यू एक्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरीके से कैपिटल D की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताई है। और इसमें आपने ये देखा कि जितनी D की पावर है उतने ही उसके साथ में x की पावर मल्टीप्लाई में है, जितनी यहाँ पर d की पावर है उतनी ही यहाँ पर x की पावर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जितनी यहाँ पर d की पावर है उतनी ही x की पावर मल्टीप्लाई में है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन की सिंपल सी पहचान होती है, कोची यूलर इक्वेशन की सिंपल सी पहचान है कि अगर d की पावर के साथ में उतनी ही पावर x की भी हो मल्टीप्लाई में, तो वो कोची यूलर इक्वेशन बनेगी। और चूंकि यहाँ पे दोनों की सेम पावर होती है, अगली टर्म में भी देखिए सेम पावर है, अगली टर्म में देखोगे सेम पावर आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो x की पावर है और d की पावर है प्रत्येक टर्म को देखेंगे तो सेम सेम मिलेगी। यहाँ पर n पावर है दोनों की, यहाँ पर n माइनस वन है, अगली में n माइनस टू आएगी, और लास्ट में डॉट डॉट जाएंगे तो x की पावर वन d की पावर वन आएगी। तो इस तरीके से सेम सेम पावर आपको टर्म में दिखाई देगी, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी पहचान है, जितनी d की पावर होगी उतनी ही x की पावर में मल्टीप्लाई में आपको दिखेगा x। ठीक है, ये होती है आपकी कोची यूलर इक्वेशन की डेफिनेशन और पहचान।
अब हम सीखते हैं कोची यूलर इक्वेशन को सॉल्व करना, इसका वर्किंग रूल, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, हाउ टू सॉल्व कोची यूलर इक्वेशन। और इसका जो सॉल्यूशन है ना, हम उसमें चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन में है वो x है, x को हम z में कन्वर्ट करते हैं और x को z में कन्वर्ट करके हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वही मैंने लिखा भी है, वर्किंग रूल बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इनटू z। x को किस में बदलना होता है, z में बदलना होता है, और x को z में बदल के हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो स्टेप्स क्या रहेगी, सबसे पहले जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, स्टेप 1 में आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे और कैपिटल डी की फॉर्म में लिख देंगे, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख देंगे, कैपिटल डी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि कोची यूलर इक्वेशन है, क्योंकि जितनी डी की पावर उतनी ही एक्स की पावर, जितनी डी की पावर उतनी ही एक्स की पावर आपको साथ में दिखेगी टर्म में। अब हमें करना क्या होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ना एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स को जेड में बदलना है। एक्स को जेड में बदलने का जो वर्किंग रूल है वो ये रहता है कि स्टेप 2 में मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक्स को जेड में बदलने का जो वर्किंग रूल है वो ऐसे रहता है कि हम इसमें एक्स को रख देते हैं e की पावर जेड और लोग एक्स को रख देंगे जेड। एक्स बराबर e की पावर अगर जेड है, एक्स इक्वल टू e की पावर अगर जेड है, तो दोनों तरफ लोग लेंगे तो लोग एक्स इक्वल टू जेड आपको मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का एक ही मतलब है। तो इस तरीके से अगर आप एक्स को e की पावर जेड लिख दे, तो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड में बदल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो आपका डी होता है, डी आप जानते हैं, डी का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स, तो फिर तो ये डेरिवेटिव भी बदलेगा। अब ये किस में बदलता है इसको भी समझो, एक्स डी जो है उसको हम डी वन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, उसको हम डी वन से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को हम डी वन इंटू डी वन माइनस वन लिख देंगे। ऐसी एक्स की पावर थ्री डी की पावर थ्री को डी वन इंटू डी वन माइनस वन डी वन माइनस टू लिख देंगे। और इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते जा सकते हैं, जितनी भी पावर दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो D1 है, D तो होता है D अपॉन dx के लिए रिप्रेजेंटेशन, और जो D1 है उसका याद रखना वो है Z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। D1 क्या है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, लेकिन वो किसके लिए है, Z के लिए, और D किसके लिए होता है, X के लिए, जो कि आप पहले से जानते हैं। तो हमने क्या करना है कि जो आपका X वेरिएबल है उसको Z में बदलना है। X को Z में बदलने के लिए आपको ये पुट करना होता है इस इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें इस इक्वेशन 1 में रख देनी होती है। इससे क्या होगा दूसरी स्टेप से कि x जो वेरिएबल है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो z में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इक्वेशन 1 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हो जाएगी कन्वर्ट, एंड कन्वर्ट इट इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जब आप ये स्टेप 2 यूज करेंगे इक्वेशन 1 में, तो जो आपकी इक्वेशन 1 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो कि कांस्टेंट कोफिशिएंट में आ जाएगी। तो कोची यूलर इक्वेशन की दूसरी स्टेप यूज करते ही वो पिछले ही चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि आपने पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में बनेगी, लेकिन ध्यान रखना एक्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका काम जेड करेगा, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को जेड में बदल दिया स्टेप 2 यूज करके। तो फिर आपको करना क्या है, वही प्रीवियस चैप्टर जो आपने इससे पिछले वाला चैप्टर पढ़ा है उसी का यूज करना है। फाइंड y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, आपको y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई निकालना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ z। किसकी टर्म में निकालना है, z की टर्म में निकालना है, क्योंकि यहाँ पर x को आपने z में बदल दिया था। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा वो z में आएगा, तो यानी कि सी एफ और पी आई को आपको बहुत ध्यान से z की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और किस तरह सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है वही प्रीवियस चैप्टर वाले मेथड से। वही सी एफ के 4 मेथड और पी आई के 7 मेथड यहाँ पर अप्लाई होंगे, तो वही चैप्टर आपका यूज होने वाला है। फिर यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा जेड की फॉर्म में आएगा, लेकिन क्वेश्चन तो आपको एक्स में दिया था। तो लास्ट में हम स्टेप 4 में क्या करते हैं, इस y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई को x की टर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। और x की टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आपने पुट किया था ना यहाँ पे x इक्वल टू e की पावर z, इसी को यूज कर देंगे। e की पावर z की जगह पे x रख देंगे वापिस, और z की जगह पे log x रख देंगे। अगर यही चीजें वापिस यूज कर दे तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आंसर x की फॉर्म में आ जाएगा, और यही डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से 4 स्टेप्स में आपकी जो है कोची यूलर इक्वेशन या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। कैसे होती है वो आपको एग्जांपल से बताता हूँ। 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ उसके, है ना। एग्जांपल नंबर 1,
पावर 3 में लूंगा, है ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर देखें तो ये आपकी कोची यूलर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में इसके लिख लेते हैं। जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है x की पावर 3 y ट्रिपल डैश का मतलब होगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर, y डबल डैश का मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2y इक्वल टू 10x और प्लस 1 अपॉन x। इसको बदल देंगे कैपिटल D की फॉर्म में। कैपिटल D की फॉर्म में बदलेंगे तो x की पावर 3 d की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन x। अब आप इसकी पहचान करिए कि आपकी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, क्योंकि क्वेश्चन में सोल्व भी लिखा आ सकता है, आपको खुद पहचान करना है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये तो इसकी तो पहचान बहुत सिंपल है, जितनी d की पावर उतनी ही x की पावर साथ में मल्टीप्लाई में दिखेगी। x की पावर 3 d की पावर 3। ऐसी अगली टर्म को अगर देखें, जितनी d की पावर है d की पावर 2 है और उसके साथ में कौन मल्टीप्लाई में है, x की पावर 2 मल्टीप्लाई में है। तो जितनी d की पावर उतनी ही x की पावर अगर साथ में मल्टीप्लाई में होती है तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कोची यूलर इक्वेशन बनेगी। डायरेक्टली आप कोची यूलर इक्वेशन या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल लगा सकते हैं, जो कि मैंने 4 स्टेप में आपको बताया। तो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में x वेरिएबल को z में बदलना है और x वेरिएबल को z में बदलने के लिए जो वर्किंग रूल में मैंने बताया था वही सब यूज किया जाएगा। हम यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू को e की पावर z या log x की जगह पे z, log x की जगह पे z। साथ ही साथ में x d को हम पुट करेंगे d1 और x स्क्वायर डी स्क्वायर को हम पुट करेंगे d1 इंटू डी वन माइनस वन, क्योंकि x की पावर 3 d की पावर 3 भी इसमें है, तो x की पावर 3 d की पावर 3 को पुट करेंगे d1 इंटू डी वन माइनस वन और d1 माइनस टू। d का मतलब होता है d अपॉन डी एक्स और यहाँ पर जो आपका, ठीक है, d1 का मतलब है, d1 का मतलब यहाँ पर होगा d1 का मतलब यहाँ पर होगा d अपॉन डी जेड, मतलब x जो वेरिएबल है वो z में बदल जाएगा। इन सभी वैल्यूज को इन इक्वेशन 1 में यूज कर देंगे हम, इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो ये जो दूसरी स्टेप होती है, दूसरी स्टेप में क्या होता है कि जो x वेरिएबल उसको z में बदलते हैं और ये सारा सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1 में करते हैं। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी आपकी z में बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, वी गेट यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं x की पावर 3 की, d की पावर 3 की वैल्यू d1 इंटू डी वन माइनस वन, डी वन माइनस टू और प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर का मतलब d1 इंटू डी वन माइनस वन और प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 10 और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी e की पावर z और प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होगी e की पावर माइनस z, ठीक है। तो x की वैल्यू होगी आपकी e की पावर z और 1 अपॉन एक्स की हो जाएगी e की पावर माइनस z, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का मतलब 1 अपॉन e की पावर z ऊपर जाके e की पावर माइनस z में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी इक्वेशन 1 वो z की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा d1 का स्क्वायर माइनस डी वन इंटू डी वन माइनस टू और प्लस 2d1 इंटू डी वन माइनस वन और प्लस 2, साथ में y रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो d1 की पावर 3 और ये आपको मिलेगा माइनस 2d1 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर और प्लस के 2d1, ठीक है। और यहां से मिला आपको प्लस के 2d1 का स्क्वायर और माइनस 2d1 और प्लस 2। ऐसा करने से ये 2d1 से तो 2d1 कट जाएगा, ठीक है, और ये 2d1 स्क्वायर से 2d1 स्क्वायर कट जाएगा। जो आपका बचेगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर बचेगा d1 की पावर 3, यहां से बचा माइनस d1 का स्क्वायर और यहां से आपका बचा प्लस में 2। इसको सॉल्व करके ये आएगा इंटू वाई इक्वल टू 10 e की पावर z और प्लस e की पावर माइनस z, जिसको कि इक्वेशन 2 डाल देंगे। तो जैसे ही आप इसमें स्टेप 2 यूज करेंगे, स्टेप 2 का मतलब वही x वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को z में बदलने के लिए आप वो वैल्यूज रखेंगे, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी जिसमें d की जगह पे d1 आ जाएगा और x की जगह पे आ जाएगा z। और ये जो इक्वेशन बनी है ये आपकी पिछले ही चैप्टर की इक्वेशन बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अब यहाँ के बाद ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब केवल ये एक ही स्टेप है एक्स्ट्रा,
बाकी ये पिछले ही चैप्टर का क्वेश्चन बन गया। एक स्टेप को यूज करना है और आपको यहाँ पर पिछले वाले चैप्टर के वही सीएफ के 4 मेथड और पीआई के 7 मेथड आपको आने चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो अब यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हेयर, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो होगी d1 की पावर 3 माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपको इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप फैक्टर या तो आप इसके रूट निकालिए कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर अगर आपको अच्छे से चलाना नहीं आता तो आप कैलकुलेटर की लेक्चर सीरीज देखिए, उससे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स रूट को रीड करने के मेथड बताए हैं। या फिर आप इसमें क्लास 9 10th वाले मेथड अप्लाई कीजिए। पहले एक हिट एंड ट्रायल से ऐसी वैल्यू फाइंड कर लो जिसको सेटिस्फाई करे। तो अगर आपने इसमें d1 को -1 रख दिया, ठीक है, तो ये मिलेगा -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर और प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको -1 और प्लस 2 यानी कि सॉल्व करके 0 आएगा। यानी कि d1 को अगर इसमें -1 रख देना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और इसका मतलब तो ये हुआ कि जो d1 इक्वल टू -1 है वो उसका एक रूट है, और -1 को अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो d1 + 1 इसका एक फैक्टर बनेगा। d1 + 1 क्या बनेगा? इसका एक फैक्टर बनेगा। अब ये चूंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो या तो आप d1 + 1 से इसको डिवाइड करके क्वाड्रेटिक में बदलो, या फिर जो शॉर्टकट ट्रिक मैंने बता रखी है वो अप्लाई कर दो। 3 पावर की इक्वेशन है, इसको 3 जगह पे लिख लो, d1 + 1 d1 + 1। ठीक है, हमें चाहिए d1 की पावर 3, तो d1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 की पावर 3 आ जाएगी और प्लस साथ में d1 का स्क्वायर आएगा। हमें चाहिए -d1², हमारे आ गए प्लस के d1², तो -d1² लाने के लिए -2d1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये होगा -2d1², और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2d1। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये -d1² आ जाएगा। हमें चाहिए 0d1, d1 यहाँ पे है ही नहीं, तो 0d1 लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 2d1 और प्लस 2 हो जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका इससे कट जाएगा, यानी कि d1 आएगा नहीं, प्लस में 2 बचा। इसको सॉल्व करके यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और ये आ गई इसकी फैक्टर फॉर्म। ठीक है, फैक्टर फॉर्म अगर देखें तो इसमें से आप कॉमन ले लीजिए। इसकी फैक्टर फॉर्म में से आप d1 + 1 को बाहर कॉमन ले लो, अंदर आपको मिलेगा d1 का स्क्वायर -2d1 और +2 इक्वल टू 0। तो क्यूबिक इक्वेशन को हम फैक्टर फॉर्म में लाते हैं, एक लीनियर फैक्टर बन गया यहाँ पे और एक आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर बना। इस तरीके से कर लो, या फिर आप इसमें डिवाइड लगा के भी कर सकते हो। इस तरीके से करोगे तो सेकंडों में हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। जब इनको सॉल्व करना है तो इससे आपको मिला d1 + 1 इक्वल टू 0, और यहां से आपको मिला d1 का स्क्वायर -2d1 + 2 इक्वल टू 0। तो यहां से तो d1 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई -1, और यहां से आप d1 को निकालने के लिए श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे। श्रीधराचार्य रूल अगर लगाएंगे तो -b यानी कि -2 प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर -4ac, c की वैल्यू है 2 और डिवाइड में आएगा 2 × a। इसको अगर सॉल्व कर ले तो d1 की वैल्यू -1 और d1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी प्लस के 2 प्लस -4 -8 जो कि अंडर रूट में -4 आएगा। अंडर रूट में -4 जब आएगा तो आप अंडर रूट -1 को आयोटा लिख देंगे और 4 को आप 2 लिख देंगे डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपको मिलेगा। और इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए थोड़ा सा और, तो 2 से 2 कॉमन लेके कट जाएगा। यहाँ पे आपको मिला 1 + -i × 2। तो ये दो फैक्टर हो जाएंगे आपके, एक तो होगा d1 इक्वल टू -1 और एक होगा आपका ये d1 इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये आपका 2 से 2 कट जाएगा तो इनटू में 1 बचेगा। फिर से लिख देता हूं, 2 से 2 कटेगा तो 1 + -i × 1 बचेगा। ठीक है, तो एक फैक्टर हो जाएगा आपका ये वाला जो कि कॉम्प्लेक्स रूट है, एक फैक्टर होगा रियल फैक्टर। तो CF आप इसका लिख सकते हैं, और अगर CF की यहाँ पर बात करें तो CF होगा देयरफॉर CF इक्वल टू, एक बात ध्यान रखना कि x को किस में बदल दिया था आपने, z में। ठीक है, तो आपने CF और PI पहले z में निकालना है, फिर लास्ट में उसको x में बदलना है। अगर आपने यहाँ पे x में CF को लिख दिया तो रोंग हो जाएगा पूरा क्वेश्चन आपका। ठीक है, आगे इसके बाद की सारी स्टेप रोंग हो जाएगी। तो आप ये विशेष रूप से याद रखें कि आपको कोची यूलर इक्वेशन में x की जगह पे क्या लिखना है, z यूज करना है CF और PI में। तो यहाँ पर जब आप CF लिखेंगे तो x की जगह पे z यूज करना। तो C1 इसमें लगा पहला मेथड, e की पावर में फर्स्ट रूट इंटू z, z में लिखना है।
C1 यूज हो गया, आगे हम C2 C3 यूज करेंगे। यहाँ पे ए की पावर में रियल पार्ट इंटू जेड, ठीक है, फिर C2 cos इमेजनरी पार्ट इंटू जेड, और C3 साइन इमेजनरी पार्ट इंटू जेड, इमेजनरी पार्ट यहाँ पर 1 है। तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का CF आ गया, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF आया, बस आपको यही ध्यान में रखना है कि जब CF आप निकाले तो उसको आप x में ना लिखे, कोची यूलर इक्वेशन में पहले किस में लिखना है, z में CF पे निकालना है, ठीक है। तो x की जगह पे z यूज करें, एंड पी अब फाइंड करेंगे। पी की अगर बात करें तो 1 अपॉन में जो आपका फंक्शन है ये लिखा जाएगा 1 अपॉन d1 की पावर 3 माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 2, और इक्वल में आपका है 10 e की पावर z और प्लस e की पावर माइनस z, ठीक है। तो 1 अपॉन में एफ डी फंक्शन जो भी है, और 10 ई की पावर जेड और प्लस ई की पावर माइनस जेड हम लिख देंगे। इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं, 10 बाहर, यहाँ पे आपको मिला d1 की पावर 3 माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर जेड, और प्लस ये हो जाएगा आपका 10 1 अपॉन d1 की पावर 3 माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 2 और ई की पावर माइनस जेड। तो जो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, और दोनों टर्म्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर दोनों में ही देखा जाए तो दोनों में ही मेथड 1 लगेगा, ठीक है। पीआई का कौन सा मेथड लगेगा आपको खुद पहचान करनी है, मेथड 1 लगेगा, ठीक है। और मेथड 1 में मैंने आपको बताया था कि आपको जो है डी को ए रखना होता है, तो यहां पर क्या पुट किया जाएगा, यहां पर पुट किया जाएगा डी की वैल्यू को 1, क्योंकि जेड का कोफिशिएंट 1 है। और इस वाली टर्म में क्या पुट किया जाएगा, इस वाली टर्म में पुट किया जाएगा डी की वैल्यू को -1, डी नहीं है D1 है, सॉरी, D1 को यहाँ पे 1 रखा जाएगा, यहाँ पे D1 को -1 रखा जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें पहली टर्म में जब D1 को 1 रखेंगे तो आपको मिला 10, और ये हो जाएगा D1 को 1 रखने पर 1 अपॉन 1 की पावर 3 यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और प्लस 2 ई की पावर जेड। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवाइड में 0 नहीं बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने D1 को -1 रख दिया तो 10 तो बाहर चल ही रहा है, D1 को -1 रखने पर, चूंकि D1 इक्वल टू -1 इसका एक फैक्टर है, D1 को -1 रखने पर ये आपका बनेगा -1 की पावर 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और इसको सॉल्व करके आपको -1 प्लस 2 यानी कि डिवाइड वाला पार्ट जो है 0 मिलेगा, ठीक है। चूंकि इसका फैक्टर है ये D1 इक्वल टू -1 इसका एक रूट है, तो इसलिए उसको 0 बनाएगा। और यदि डिवाइड वाला पार्ट 0 हो जाए तो आपको पीआई के मेथड में याद होगा, ठीक है। बाहर आप वहां पर करते थे x से मल्टीप्लाई, नीचे वाले फंक्शन का करते थे डिफरेंशिएशन, यहां पर x का काम z करेगा, ये विशेष रूप से याद रखना। तो z से मल्टीप्लाई बाहर की और इस नीचे वाले फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, d1 की पावर 3 का होगा 3d1 स्क्वायर, और d1 स्क्वायर का होगा 2d1, और 2 का हो जाएगा 0, और फिर e की पावर -z। तो z से मल्टीप्लाई और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन और e की पावर -z, सॉल्व किया तो 1 से 1 कटा, 2 से 10 कटेगा, 5 e की पावर z तो आ जाएगा पहली टर्म में, और यहाँ पर 10z। अब वापस आपको d1 को क्या रखना है, -1 रखना है, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर और -2 इंटू -1 और e की पावर -z। और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 5 e की पावर z प्लस 10 z, और 1 अपॉन में कितना आएगा, ये प्लस के 2 और प्लस के 3 5 आएगा e की पावर -z। तो 5 से 10 कट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर आया 5 e की पावर z प्लस 2z e की पावर -z। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई हमारा निकल गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको z में निकालना है पहले, y इक्वल टू CF प्लस पीआई, दोनों को ऐड कर देंगे, हेंस हेंस जनरल सॉल्यूशन इज वो होता है y इक्वल टू CF प्लस पीआई, दोनों को जोड़ देते हैं। CF की वैल्यू थी आपकी C1 e की पावर में -z प्लस C2 सॉरी e की पावर z C2 cos z, और प्लस C3 sin z, और यहाँ पे आपको पीआई मिला 5 e की पावर z और प्लस 2z e की पावर -z, और ये हमारा y आ गया, ठीक है। तो y जो आपका है CF और PI को दोनों को ऐड कर देंगे, आपका पहले जो आंसर आएगा z की फॉर्म में आएगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन हमें x की फॉर्म में दिया है तो आंसर भी हमारा x की फॉर्म में ही लाना होगा। तो वापस हम z की वैल्यू यूज रख देंगे, x की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, e की पावर z को हम x रख देंगे
और जहां पे जेड है उसकी जगह पे हम log x रख देंगे। और एक बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है, अगर e की पावर z की वैल्यू x है और आपको e की पावर az की वैल्यू चाहिए, तो जितनी यहाँ पे z के साथ में कोफिशिएंट आता है उतनी x की पावर में चला जाएगा। मान लो आपको e की पावर माइनस जेड चाहिए तो x की पावर -1, आपको e की पावर -2z चाहिए तो x की पावर -2, आपको e की पावर 5z चाहिए, ठीक है, तो x की पावर 5, मतलब जितना z के साथ में कोफिशिएंट होगा उतना ही पावर x की हो जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, वैल्यू रखते हुए। अब हम क्या करेंगे, वापस ये वैल्यूज रख देते हैं, और ये वैल्यूज है आपकी कि e की पावर z को x रखना है, log x को z को हमें log x रखना है, तो y इक्वल टू आएगा c1 e की पावर माइनस जेड यानी कि x की पावर -1 e की पावर z जिसकी वैल्यू x है, c1 cos z की वैल्यू log x है, और प्लस यहाँ पर c2 आएगा, सॉरी ये c2 है और ये भी आपका c2 है, c2 cos log x होगा, और c3 sin z की वैल्यू log x होगी, ठीक है, और प्लस 5 e की पावर z की वैल्यू आपकी x होगी, और प्लस 2 z की वैल्यू log x होगी, ठीक है, और e की पावर माइनस z की वैल्यू x की पावर -1 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया, वापस से वही वैल्यूज यूज कर दी जो हमने यहाँ पे पुट की थी। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने के लिए e की पावर z को x रखा था, सॉरी x को हमने e की पावर z रखा था और log x को z रखा था, वापस इनको उल्टा यूज कर दिया, e की पावर z की जगह पे x डाल दिया और z की जगह पे log x हमने डाल दिया। इस तरीके से जो आपका सोल्यूशन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, कोची यूलर इक्वेशन का या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन होता है। जैसा वर्किंग रूल बताया था ऐसे ही मैंने क्वेश्चन किया है, बस ध्यान रखना CFPI आपको निकालना आना चाहिए क्योंकि उसका यूज होता है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसको आप पहले तो d2y/dx² की फॉर्म में लिख देंगे, फिर आप इसको यहाँ पर कैपिटल D की फॉर्म में लिख देंगे, इस तरीके से इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब आपको देखना है कि क्या ये हमारी कोची यूलर इक्वेशन है, मतलब क्या हम इसमें कोची यूलर इक्वेशन का मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी पहचान है, जितनी D की पावर उतनी ही उसके साथ में कितनी पावर है, x की है। अगली टर्म में जितनी D की पावर 1 है उतनी ही साथ में x की पावर 1 मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये कोची यूलर इक्वेशन है, ध्यान रखना जितनी D की पावर होगी उतनी ही उसके साथ में x की पावर मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। ये कोची यूलर इक्वेशन की सिंपल सी पहचान है। तो ये कोची यूलर इक्वेशन है, तो कोची यूलर इक्वेशन का इसमें मेथड लगा देंगे। उसमें हम करते क्या है, x को e की पावर z में बदलते हैं इस तरीके से, और log x की जगह पे हम z लिखते हैं, x d को हम d1 लिखते हैं, x² d² को हम d1 इंटू d1 -1 लिखते हैं। और चूंकि ये 2 पावर में है तो x³ d³ की यहाँ पे नीड नहीं है, जितनी नीड होगी उतनी ही वैल्यू आप बता देंगे। d1 किसको रिप्रेजेंट करता है, d/dz को, और ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करते ही आपका पिछले चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं। ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में मैं रख देता हूँ। यहाँ पर आपको मिला x² d² की वैल्यू d1 इंटू d1 -1 माइनस d1 और प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 13, और ये आपका बनेगा साइन log x की वैल्यू है z तो ये साइन z बनेगा, प्लस 2x, x का मतलब है e की पावर z, और यहाँ पर आपका बना है कोस log x यानी कि कोस z। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो d1 का स्क्वायर बना, माइनस d1 और माइनस d1 माइनस के 2d1 बना, प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 13 साइन z, और प्लस 2 e की पावर z कोस z आपको मिलेगा। और ये जो इक्वेशन 2 हमने बनाई है ना, ये आपका पिछले चैप्टर का क्वेश्चन बन गया जिसका आपको CF और PI निकालना है, लेकिन z की टर्म में निकालना है। अब हम इसका CF और PI को फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी y के कोफिशिएंट को 0 रखना होता है, d1 का स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके निकालेंगे रूट सीधाचार्य रूल से, तो d1 इक्वल टू माइनस b यानी कि माइनस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, c की वैल्यू है 4, और डिवाइड बाई 2 इंटू a, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो d1 की वैल्यू आपकी आएगी, यहाँ पर आपका प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर 4 माइनस 16 होगा, 4 माइनस 16 का मतलब होगा अंडर रूट में -12 और डिवाइड बाई 2, और इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को आप लिखेंगे माइनस में है तो आयोटा बन जाएगा,
और 12 को आप 2√3 लिख सकते हैं, और 2 से अगर डिवाइड करें तो आपका ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, यानी कि फाइनली आपको 1 प्लस माइनस i√3 मिलेगा। इसको सॉल्व करके सिद्धाचार्य रूल से आपको 1 प्लस माइनस i√3 मिलेगा। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो √3 जो है उसकी वैल्यू देगा, 1 पॉइंट समथिंग करके जो भी इसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पेयर का एक रूट है, तो CF का आप केस नंबर 3 लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना CF को लिखते हुए आप CF को Z में लिखेंगे, e की पावर में रियल पार्ट इंटू Z इंटू C1 कोस इमेजिनरी पार्ट इंटू Z और प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट इंटू Z। इस तरीके से हमारा CF हो गया। अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं PI। अगर आप PI को फाइंड करते हैं तो 1 में ये D का फंक्शन, D1 का जो फंक्शन है वो लिख देंगे 2D1 प्लस 4, और इक्वल में जो है वो लिखा जाएगा 13 साइन Z और प्लस 2e की पावर Z साइन Z। ठीक है, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। पहली टर्म से 13 बाहर और अंदर आपको मिलेगा D1 का स्क्वायर माइनस 2D1 प्लस 4 इंटू में साइन Z, और प्लस 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, यहां पर आपको मिलेगा D1 का स्क्वायर माइनस 2D1 प्लस 4, और यहां पर आपका बचेगा e की पावर Z और इंटू साइन Z। अब आपको ये चेक करना है कि PI का कौन कौन सा मेथड यहां पर अप्लाई होगा। यहां पे इंटू में खाली साइन Z है, तो PI का मेथड नंबर 2 लगेगा, और मेथड 2 आपको ये कहता है कि आप पुट कर दो यहाँ पे D1 के स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है तो D1 के स्क्वायर को -1 यहां पे रखा जाएगा पहली टर्म में। दूसरी टर्म में e की पावर Z और साइन Z मल्टीप्लाई में है, और आपने वहां पर मेथड 4 पढ़ा था PI का e की पावर ax इंटू vx वाला, तो ये सेम बनेगा e की पावर az इंटू vz वाला, मतलब e की पावर z के साथ में z का एक फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा तो मेथड 4 लगेगा। और वहां पे आपने मेथड 4 में पढ़ा था कि हमें क्या करना होता है, d को d प्लस a से रिप्लेस कर देना होता है। d का यहाँ पे काम कर रहा है d1, तो d1 को रिप्लेस कर देंगे d1 प्लस a से, a की वैल्यू है यहाँ पे प्लस के 1, d1 को रिप्लेस कर देंगे d1 प्लस 1 से, और इतना काम करती है e की पावर z का रूल खत्म, इसको हम बैक साइड ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू मेथड 4। तो ये दोनों के दोनों रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यदि आप d1 स्क्वायर को -1 यहाँ पे रखते हैं तो इससे आपको मिला 13, और d1 स्क्वायर को रखना है -1, यानी कि ये मिलेगा आपको -1 और माइनस के 2d1 और प्लस के 3, और इनटू में आपको यहां पर मिलेगा साइन Z। ठीक है, और यहां पर आपको d1 को रिप्लेस कर देना है d1 प्लस 1 से, तो 2 बाहर है, और जहां जहां पे d1 है उसको हम d1 प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा d1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू D1 प्लस 1 और प्लस 4, और इतना काम करते D1 को जब D1 प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो e की पावर z का रूल खत्म, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, बैक साइड में ले जाएंगे, e की पावर z का रूल खत्म, बैक साइड आएगा, यहां पर साइन z बचा रहेगा, यहां पर हमारा साइन z बचा रहेगा। कुछ मिस्टेक कर दी शायद मैंने, हाँ, यहाँ पर ये आपका 13 साइन z और 2 e की पावर z कोस z था। ठीक है, तो ये आपको कोस लेके चलना है भाई, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ये साइन की जगह पे क्या है, कोस है। ठीक है, ये साइन की जगह पे क्या है, कोस है। तो जो सेकंड टर्म थी उसमें हमारा कोस था, e की पावर z कोस z, बाकी सब सेम है, e की पावर z कोस z, e की पावर z कोस z, तो यहाँ पर भी आपका e की पावर z बैक साइड आएगा, और ये आपका बचेगा साइन z की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कोस z है। ये कोस फंक्शन था, गलती से मैंने इसको साइन की फॉर्म में लिख दिया था। ठीक है, तो ये आपका कोस z बचा रह जाएगा, e की पावर z को हम बैक साइड ले आएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलता है 13 बाहर। ठीक है, और इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 3 माइनस 1। ठीक है, d1 स्क्वायर, सॉरी ये भी 4 है आपका, d1 स्क्वायर को -1 रखा, -2d1, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 माइनस 1 जो कि 3 माइनस 2d1 वैल्यू देगा, और इनटू में आपका बचा रहेगा यहाँ पर साइन z और प्लस 2 इंटू ई की पावर z,
और इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करो, d1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टू, सॉरी प्लस 2d1, फिर माइनस 2d1 माइनस 2 प्लस 4। सॉल्व करके d1 से d1 कटा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 बचेगा, यानी कि सॉल्व करके आएगा d1 का स्क्वायर प्लस 3, d1 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 ऊपर, और यहाँ पर बचा रहेगा cos z। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पर भी cos z के लिए मेथड 2 लगेगा और यहाँ पर भी sin z के लिए मेथड 2 लगेगा, लेकिन मेथड 2 कहते हैं d1 के स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। यहाँ पर आपका d1 की फॉर्म में फैक्टर है, तो d1 का स्क्वायर बनाने के लिए जो आपको रूल पता है वो रूल यहाँ पर लगा देंगे। रूल आपका होता है कि हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। 3 प्लस 2d1 से तो कर देंगे मल्टीप्लाई, और 3 प्लस 2d1 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, ऐसा करने से आपको मिलेगा 13, ऊपर से तो मिलेगा 3 प्लस 2d1, और नीचे आपको मिलेगा a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले से a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4d1 का होल स्क्वायर, और इनटू में बचा रहेगा आपका साइन z प्लस 2e की पावर z। इसमें आप लगा देंगे पी का मेथड नंबर 2, और मेथड 2 कहता है कि आपको d1 के स्क्वायर को -1 पुट करना है। ये मेथड आप लगा देंगे यहाँ पर, है ना। d1 स्क्वायर को जब -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 3 cos z। ठीक है, और यहाँ पर आप d1 स्क्वायर को -1 रखेंगे तो ये 13, 3 प्लस 2d1, और इनटू में आपको मिलेगा 9 माइनस 4, और d1 स्क्वायर को -1 रखना है। ठीक है, इनटू में साइन z बचा, और प्लस यहाँ पे जो 2 आएगा, ये 2 आएगा कट जाएगा, e की पावर z cos z बचेगा। और यहाँ पर भी अगर सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 4 13 होता है, तो ये 13 से 13 कटेगा, और बचेगा क्या आपका 3 प्लस 2d1 साइन z बचेगा। इसको अंदर ले जाएं तो 3 के साथ में मल्टीप्लाई करके 3 साइन z प्लस 2d1 के साथ में मल्टीप्लाई करके साइन z को d1 साइन z बनेगा, और d1 साइन z का मतलब होगा एक बार डिफरेंशिएशन, जो आपको देगा 2 इंटू कोस z और प्लस e की पावर z कोस z। तो इस तरीके से ये जो हमारा पीआई है जेड की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। आपने जो है इसमें मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 4 का यूज किया, और मेथड 2 और मेथड 4 को जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे तो इस तरीके से आपका ये जेड की फॉर्म में इसका आंसर आएगा। तो लास्ट में आप क्या करेंगे, पीआई और सीएफ को दोनों को ऐड करेंगे और जेड की फॉर्म में आंसर बनाएंगे। हेंस वाई होता है आपका सीएफ प्लस पीआई के बराबर, तो y हमारा इक्वल आएगा CF की वैल्यू e की पावर z और C1 कोस √3z और प्लस C2 साइन √3z, और PI की हमारी वैल्यू है 3 साइन z और प्लस 2 कोस z और प्लस e की पावर z कोस z। अब लास्ट में हमें z की वैल्यू वापस x की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो e की पावर z को x रख देंगे और z की जगह पे log x रख देंगे, तो इससे आपको मिलेगा, ठीक है, इससे आपको मिलेगा देन y इक्वल टू e की पावर z की वैल्यू x, C1 कोस √3 z की वैल्यू log x प्लस C2 साइन √3 z की वैल्यू log x प्लस 3 साइन log x और प्लस 2 कोस log x और प्लस e की पावर z x और कोस log x। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका पूरा जेड का आपने आंसर निकाला था जेड में, वो आपका एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही हमारा इस कोची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल कंप्लीट हुए। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो कि आपने इससे पिछले चैप्टर में भी किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान आपको हो गई, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतनी ही एक्स की पावर, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतनी ही एक्स की पावर, मतलब ये कोची यूलर इक्वेशन है या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको आप कैपिटल डी की फॉर्म में पहले लिख देंगे इस तरीके से। फिर आप रूल के अकॉर्डिंग इसको एक्स को जेड में बदलते हैं। एक्स को जेड में बदलने के लिए इसमें एक्स को ई की पावर जेड या लोग एक्स को जेड रखा जाएगा, एक्स डी को डी वन और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू रखी जाएगी। डी वन की वैल्यू होती है डी अपॉन डी जेड। ये सारा इक्वेशन 1 में रख देते हैं। जब इक्वेशन में सारी वैल्यू रखी जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा d1 इंटू डी वन माइनस वन प्लस 4 इंटू डी वन और प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू में e की पावर में x था, x की जगह पे रख दिया आपने e की पावर z, तो ये e की पावर z बन जाएगा।
क्या बनेगा ये ई की पावर जेड जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आपको d1 स्क्वायर प्लस 3d1 प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर जेड बनेगा। और ये सेम क्वेश्चन आपने पिछले चैप्टर में भी किया था और मैंने सॉल्व कराया था वीडियो में। ई की पावर एक्स की फॉर्म में सॉल्व कराया था, मतलब जो वहां पर एक्स था, ठीक है, वो यहाँ पर जेड की फॉर्म में काम करेगा, इतना चेंज है। बाकी सारा जो पीआई है वो मेथड 7 से ही पीआई के निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, y के कोफिशिएंट को 0 रखा, d1 स्क्वायर प्लस 3d1 प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर किए d1 प्लस 2 d1 प्लस 1, सॉल्व करके आया d1 की वैल्यू -2 -1। CF का मेथड नंबर 1 लगाएंगे, है ना। मेथड नंबर 1 ये होता है कि CF आपका होगा C1 e की पावर में फर्स्ट रूट इंटू जेड प्लस C2 e की पावर में दूसरा रूट इंटू जेड। पर ध्यान रखना CF आपको पहले जेड में ही लिखना है, अगर आपने गलती से भी एक्स में लिख दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर आप निकालेंगे पीआई के लिए 1 अपॉन में d1 स्क्वायर प्लस 3d1 प्लस 2 जो कि y का कोफिशिएंट है, और ई की पावर जेड। ई की पावर जेड स्पेशल फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर हम पीआई का मेथड नंबर 7 लगाने वाले हैं। मेथड 7 का रूल ये होता है पीआई के कि सबसे पहले हम एफ डी फंक्शन को लीनियर फैक्टर में लिखते हैं। लीनियर फैक्टर में लिखने के बाद फिर आपका 1 अपॉन डी माइनस एल्फा का जो फॉर्मूला होता है लीनियर फैक्टर के लिए वो अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर पहले इसको लीनियर फैक्टर में लिखा, फैक्टर आपने ऊपर कर ही रखे डी1 प्लस 2 डी1 प्लस 1। और इसको सोल्व हम ऐसे करते हैं कि एक फैक्टर को रख लेते हैं बाहर, जो डी1 प्लस 2 फैक्टर है उसको रख लेंगे बाहर, और जो दूसरा फैक्टर है 1 अपॉन डी1 प्लस 1 उसको ले जाएंगे अंदर इस तरीके से ब्रैकेट में, ठीक है। इसको अंदर हम ले जाएंगे इस तरीके से, और अंदर ले जाने के बाद यहाँ पे आप ये मेथड 7 का फॉर्मूला लगाएंगे जो साइड में लिखा हुआ है 1 अपॉन डी1 प्लस एल्फा इंटू क्यू जेड। ये हो जाएगा e की पावर माइनस एल्फा जेड इंटीग्रेशन e की पावर एल्फा जेड क्यू जेड डी जेड। ये फॉर्मूला आपका होता है। बस आपको इसकी कंपेरिजन इससे कर लेनी है, और इसकी कंपेरिजन इससे करके आपको देखना है कि एल्फा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा की वैल्यू 1 होगी और क्यू जेड आपका फंक्शन होगा ई की पावर जेड। इस फॉर्मूले में आप अल्फा की जगह पे 1 रख देंगे और क्यू जेड की जगह पे ई की पावर जेड रख देंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस जेड इंटीग्रेशन e की पावर जेड ई की पावर जेड। अब ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, e की पावर जेड को हम t रख देंगे और e की पावर जेड डी जेड की वैल्यू dt रख देंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पर करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका e की पावर जेड, ई की पावर जेड तो हो जाएगा e की पावर t, और e की पावर जेड और dz मिलकर के बन जाएगा dt। और e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t, और t की वैल्यू रख देंगे वापस e की पावर जेड बन जाएगा। तो e की पावर माइनस जेड तो पहले से ही बाहर है, और इसको इंटीग्रेट करके आपको मिलेगा e की पावर जेड, जो कि मैंने यहाँ पे इस मेथड को बताया और डायरेक्ट लिखा है। आप चाहे तो इस तरह कन्वर्ट करके सॉल्व करके दिखा सकते हो। अब इसमें एक फैक्टर के लिए तो आपने मेथड 7 को लगा दिया, अब दूसरा फैक्टर लेते हैं। दूसरा फैक्टर आपका d1 प्लस 2, यही सेम फॉर्मूला लगाना है। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। यदि अल्फा की वैल्यू को 2 यूज करें तो e की पावर माइनस 2 जेड, e की पावर माइनस अल्फा जेड जो होता है इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा जेड, अल्फा की वैल्यू 2 होगी, इनटू में क्यू जेड। क्यू जेड का काम कौन करेगा, क्यू जेड का काम ये सारा फंक्शन करेगा जो लिखा हुआ है। तो क्यू जेड की जगह पे हमने फंक्शन डाल दिया डी जेड। इसको अगर देखें तो e की पावर माइनस 2 जेड बाहर है, ये आपका सॉल्व करके दोनों की पावर सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 जेड माइनस जेड e की पावर जेड बचेगा, और e की पावर जेड ये वही इंटीग्रेशन बन गया जो ऊपर था। और इसको भी इंटीग्रेट करके सेम मेथड से आपको ई की पावर जेड ही मिलेगा, साथ में बाहर e की पावर माइनस 2 जेड चल ही रहा है। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई होगा जेड की फॉर्म में। सीएफ पीआई को ऐड कर देंगे, पहले जेड की फॉर्म में आंसर आएगा, सीएफ और पीआई को ऐड करके जेड की फॉर्म में आएगा, फिर इसको एक्स की फॉर्म में बदलना है। और एक्स की फॉर्म में बदलने के लिए ई की पावर जेड, चूंकि आपका क्या है ई की पावर जेड हमारा एक्स है, तो ई की पावर माइनस 2 जेड हो जाएगा एक्स की पावर -2। तो इस तरीके से ये सब चीजें यूज कर देंगे। ये हो जाएगा c1 एक्स की पावर -2, ये होगा c2 एक्स की पावर -1, ये होगा एक्स की पावर -2, और ई की पावर जेड ई की पावर एक्स में बदल जाएगा। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन होगा, जो कि मेथड 7 से आपने सोल्व किया है, ठीक है। तो इसमें बस यही ध्यान में रखना है कि CFPI का कौन सा मेथड लगेगा, और CFPI को आपको पहले ना जेड में निकालना है और फिर उसको लास्ट में एक्स में बदलना होता है। तो इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसके कवर कराए। कुछ होम असाइनमेंट के क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे जो कि बोर्ड पर आपको दिख गए होंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है, तो मेरी इसी कोची यूलर इक्वेशन की ओल्ड वीडियोस भी पढ़िए, 2 वीडियोस है। अगर उनको देख लोगे और इसको देख लोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ये होम असाइनमेंट वाले भी, नोट्स वाले भी, और जो मैंने आज कराए वो सारे कवर हो जाएंगे।
ठीक है। तो कोची यूलर इक्वेशन के जितने भी आपके टॉपिक्स के क्वेश्चंस है सारे के सारे मैंने अपनी ओल्ड वीडियोस में कवर कर रखे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ओल्ड वीडियोस की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ जिसमें हमने पढ़ा कोची यूलर इक्वेशन या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताएं इसके बारे में, और बताएं कि हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स 1 2 3 4 सभी वीडियोस अपलोडेड है, जिसको मैं डे बाय डे अपडेट भी कर रहा हूँ। और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका ये मैथमेटिक्स 2 का जो सिलेबस है कवर हो जाए आपका। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।